स्टूडेंट्स, आज हम गद्य की विधाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साहित्य की दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य। पद्य में कविताएं आती है और गद्य में कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास आदि ये सभी आते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है हमारा कहानी। कहानी किसे कहते हैं? कहानी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। आधुनिक साहित्य में कहानी एक लोकप्रिय मानी जाती है। इसका कारण यह है कि यह आकार में छोटी होती है, लघुता होती है, यानी कि इसका आकार छोटा होता है तथा यह मनोरंजन करने के साथ साथ कोई न कोई संदेश अवश्य देती है। यह पढ़ने वालों का मनोरंजन तो करती ही है, अच्छे से टाइम भी स्पेंड हो जाता है, उसके साथ साथ कोई न कोई मोरल संदेश देती है। संस्कृत तथा हिंदी में कहानी के लिए आख्यान, आख्यायिका, उपाख्यान, कथा, गल्प आदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जिस रूप में आज कहानी का प्रचलन है वह पाश्चात्य साहित्य की देन मानी गई है। देखो, कहानियां बहुत समय से लिखी जाती रही। हम कोई भी प्राचीन अपना ग्रंथ उठा के देख ले, कुछ भी हम पुराण देख ले कोई भी, तो उन सब में कहानियां मिलेंगी। लेकिन पुराने समय की कहानी में और आज के समय की कहानी में अंतर मिलता है। आज जो कहानी लिखी जाती है वह पाश्चात्य साहित्य की देन मानी जाती है। कहानी बहुत पुरानी है। संसार की सभी भाषाओं के साहित्य का प्रारंभिक रूप कथात्मक ही था। कथात्मक यानी कि कथा के तौर पर ही लिखा जाता था। संसार के सभी ग्रंथों में कहानियां मिल जाती हैं, परंतु प्राचीन साहित्य से आज की कहानी बहुत अलग है। कहानी के संदर्भ में अनेक विद्वानों के अपने अलग अलग मत है। गुलाब राय ने तो यहाँ तक कहा है कि यह कहानी, आज की जो कहानी है वो खद्दर का सूट है। यानी कि सूट तो हमारा पाश्चात्य साहित्य से आज लिया गया शब्द है और खद्दर हमारा अपना हिंदी का शब्द है। कि प्राचीन के साथ साथ नए का समन्वय हुआ है। कि इसका तात्पर्य है कि कहानी की सामग्री तो देसी है, लेकिन उसकी काटछाट विलायती ढंग से की गई है। उसका मूल भाव, कहानी का मूल भाव तो अपना यहाँ हिंदी है, लेकिन उसका जो लिखने का तरीका है वो पाश्चात्य तरीके से लिखी जाती है। इसके बारे में अलग अलग परिभाषाएं लिखी गई हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे हेनरी हेडसन के अनुसार कहानी कला का एक खंड है और उसके मूल्यांकन का आधार उद्देश्य तथा प्रभाव की एकता है। कोई भी कला होती है तो कला का एक खंड है, एक टुकड़ा है कहानी, तो उसके मूल्यांकन का आधार, उसको हम किस आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं, उसके उद्देश्य और प्रभाव की एकता, कि वो अपना क्या प्रभाव छोड़ती है। इसी तरह अलग अलग ब्रैडर मैथ्यू ने कहा है कि कहानी एक पात्र की घटना से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का चित्रण करती है। कोई भी एक पात्र है जिसके ऊपर हम कहानी कहने लग रहे हैं, उससे संबंधित सभी गतिविधियों, जो भी वो एक्टिविटीज करता है, जो वो पात्र है कहानी का, तो उससे संबंधित होता है। इसी तरह श्याम सुंदर दास ने कहा है कि आख्यायिका के निश्चित लक्ष्य या प्रवाह को लेकर लिखा गया नाट्य आख्यान है। प्रेमचंद ने कहा है कि गल्प, उन्होंने कहानी को गल्प कहा है कि गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य है। कि यह पूरे जीवन के पूरे जीवन को नहीं दर्शाती, बल्कि जीवन के किसी एक अंग को, किसी एक मनोभाव को इसमें दिखाया जाता है। आगे ने कहा है कि छोटी कहानी सूक्ष्म दर्शन यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कहानी के जीवन के किसी एक अंश या मनोभाव को कथा के माध्यम से मनोरंजन पूर्वक और कौतूहल वर्धक शैली में लिखा जाता है, जिसमें मनोरंजन भी हो, पढ़ते समय पाठक मनोरंजन महसूस करे और उनमें जिज्ञासा भी हो कि पता आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, तो वो कौतूहल शैली में लिखा जाता है, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। पहला कथा,
से ले। पहला है कथानक या कथा वस्तु। कोई भी कहानी लिखते हैं तो वो किसी में उसकी कोई ना कोई कथा होती है। कथानक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कहानी का कथानक संक्षिप्त होना चाहिए। देखो जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि कहानी का आकार छोटा होता है, लघु होती है, तो इसमें भी यही बात कही गई है कि कहानी का कथानक है जो उसका विषय है वो संक्षिप्त होना चाहिए। इसमें वर्णन के लिए कोई जगह नहीं है, इसमें ज्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना है। कहानीकार कथानक का चुनाव जीवन के किसी एक पक्ष से करता है। कथानक को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभ, विकास और अंत। कोई भी जीवन का एक पक्ष है, उसी पक्ष के 3 पार्ट बना लिए गए हैं, आरंभ, विकास और उसका अंत। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, विकास स्वाभाविक होना चाहिए और अंत प्रत्याशित न होकर जिज्ञासा का शमन करने वाला होना चाहिए। जब आरंभ करते हैं तो उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, आकर्षक होना चाहिए ताकि हमें और आगे बढ़ने की जिज्ञासा हो। और विकास जो उसका मध्य भाग है वो स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें कोई बनावटीपन ना हो। और उसका अंत जो कहानी का अंत है वो जिज्ञासा का शमन करने वाला, यानी कि हमारी जो भी जिज्ञासा है कहानी को पढ़कर जो हमारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं उनको शमन करने वाला, उनको दूर करने वाला होना चाहिए। पाश्चात्य विद्वान ने कथानक की तुलना रेस के घोड़े के साथ की है कि इसमें कहानी तीव्र गति से आगे बढ़ती है, छोटी होती है लेकिन तेज गति से आगे बढ़ती है। दूसरा है हमारा पात्र और चरित्र चित्रण। उपन्यास की अपेक्षा कहानी में पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। इसमें पात्रों के जीवन के किसी एक पहलू का ही उद्घाटन किया जाना चाहिए। कुछ ऐसी कहानियां भी लिखी गई हैं जिसमें केवल 1 या 2 पात्र होते हैं, फिर भी कहानीकार को कहानी के पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करना चाहिए। कहानी में जो पात्र हैं वो हार्ड मास्क होने चाहिए, यानी कि गतिशील होने चाहिए। वो कठपुतली की तरह नहीं होने चाहिए कि वो एक ही जगह खड़े होकर बस हिलते डुलते रहे। कहने का मतलब ये है कि कहानी में पात्र तो कम होने चाहिए लेकिन वो एक्टिव होने चाहिए, वो गतिशील होने चाहिए, क्रियाशील होने चाहिए। उन्हीं के इर्द गिर्द कहानी हमारी घूमती रहनी चाहिए। तीसरा है कथोपकथन या संवाद, डायलॉग बोलते हैं जिसको। यह कहानी का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। कथोपकथन जहाँ एक और घटनाओं को गति प्रदान करता। देखो कोई भी हम विषय लेते हैं, कोई भी पात्र होते हैं, तो उन पात्रों का जो भी आगे गतिविधि होती है, जो उनमें क्रियाकलाप होता है, तो वो बातों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से आगे बढ़ता है। लेखक प्राय कथोपकथन द्वारा ही अपनी बात कहता है। कहानी के कथोपकथन पात्रों के अनुकूल और भावों के अनुकूल होने चाहिए। जो भी पात्र हैं उसमें वो ऐसे होने चाहिए कि वो जो बात कह रहे हैं, जो उनके संवाद है, वो उसमें स्थित पात्रों के अनुकूल हो और वो बोलते समय उनके वही हाव भाव होने चाहिए। लंबे लंबे संवादों का कहानी में कोई स्थान नहीं है। उपन्यास में तो लंबे संवाद होते हैं लेकिन कहानी में हमने संवाद छोटे रखने हैं। यदि संवाद सरल और संक्षिप्त होते हैं तो सोने पर सुहागे वाली उक्ति चरितार्थ हो जाती है कि संवाद छोटे होने चाहिए ताकि कहानी को गति प्रदान हो सके, कहानी आसानी से आगे बढ़ सके और पढ़ने वालों को भी अच्छे से समझ आ सके। फोर्थ पॉइंट हमारा देश काल या वातावरण। कोई भी कहानी हम लिख रहे हैं देश काल या वातावरण से आता है कि किस स्थान के बारे में, किस जगह के बारे में, कौन से समय के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें देश काल के विस्तार के लिए कोई स्थान नहीं होता, इसमें काल का ही वर्णन नहीं करना होता, उस जगह का वर्णन करना नहीं होता। कहानी में वर्णित जीवन अथवा घटना को समझने के लिए परिस्थितियों की योजना जरूरी है। कहानी में वातावरण 2 प्रकार का हो सकता है, भौतिक और मानसिक। कहानी में वातावरण भौतिक वातावरण में जैसे आसपास का जो माहौल है, चाहे वो वन है, पर्वत है, नदी, गली, मोहल्ले, बाजार आदि, ये सब हमारे भौतिक वातावरण में आएंगे। और मानसिक वातावरण में जो पात्र हैं जिनके ऊपर कहानी चल रही है हमारी, उनकी मनस्थिति
में जो चल रहा है, जिस विषय पर कहानी चल रही है हमारी, उसका चित्रण रहता है। तो ये दो प्रकार के वातावरण हमारे होते हैं, भौतिक और मानसिक। अगला है हम कहानी का उद्देश्य। कोई भी रचना करते हैं तो उसका कोई ना कोई अपना उद्देश्य होता है। साहित्यकार की रचना सौ उद्देश्य होती है, हमेशा उसका उद्देश्य होता है। कहानीकार केवल पाठकों का मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि मानव हृदय के उदात्त भावों को भी जागृत करता है। उदात्त भाव, जो भाव सोए हुए हैं, उदासीन है, जिनको जगाने की जरूरत है, उनको जागृत करता है कहानी के माध्यम से। भारतीय विद्वानों का कहना है कि कहानी का उद्देश्य पाठकों को रसमग्न करना है, लेकिन पाश्चात्य विद्वान इससे सहमत नहीं है। जो भारतीय विद्वानों को कहते हैं कि कहानी का उद्देश्य सिर्फ रस पैदा करना, चाहे वो कहानी का जो विषय से संबंधित रस है, रौद्र रस हो सकता है, करुण रस हो सकता है, वीर रस हो सकता है। तो भारतीय विद्वान ये मानते हैं कि कहानी का उद्देश्य सिर्फ पाठकों को रस की प्राप्ति कराना है, लेकिन पाश्चात्य विद्वान इससे सहमत नहीं है। उनके अनुसार व्यष्टि को समष्टि में लीन करना ही कहानी का उद्देश्य है। लेकिन कला जीवन के विचारधारा का समर्थन करने वालों को कहना है कि कहानी मानव जीवन के महान सत्य का उद्घाटन करती है और उसके सुख दुख का यथार्थ वर्णन करती है। कहानी क्या होती है? मनुष्य के जीवन का, मानव के जीवन का जो सत्य है, कठोर सत्य है, उससे हमें परिचित कराती है। मनुष्य के जीवन में जो सुख दुख आते हैं, वो जीवन जीता है, मन के भाव है, उन सब का वर्णन कहानी के माध्यम से किया जाता है। लास्ट है हमारा भाषा शैली। भाषा शैली होता तरीका कि कौन सी भाषा में कहानी लिखी गई है। भाषा शैली का संबंध अभिव्यक्ति पक्ष से, अभिव्यक्ति यानी कि प्रकट करने का तरीका, कि कहानी को हम कैसे, कौन सी भाषा के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। प्रत्येक कहानीकार की अपनी शैली होती है। यही शैली उसको अन्य साहित्यकारों से, अन्य कहानीकारों से अलग करती है। इसे हम अभिव्यक्ति पक्ष भी कह सकते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि कहानी की भाषा शैली सुबोध, सरल, सरस, सजीव और रोचक होनी चाहिए। पर भावात्मक गुण को उत्पन्न करने के लिए कहानी में हास्य, व्यंग्य, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी योजना की जा सकती है। कहानी में अलग अलग भावों को पैदा करने के लिए उसमें मुहावरों का, लोकोक्तियों का, उसमें हास्य रस का, व्यंग्य रस का उसमें वर्णन करना चाहिए। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए कहानी की कि वो अच्छे से, आसानी से समझ आ सके और उसके जो उद्देश्य है कहानी का वो पूरा हो सके। तो ये कहानी के 6 प्रमुख तत्व हैं। अब आगे है कहानी की विशेषताएं, कि कहानी में कौन कौन सी विशेषताएं या उसमें गुण होने चाहिए। पहला है कहानी आकार में इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसे 1 घंटे में या एक बार बैठकर पढ़ा जा सके। सेकंड, कहानी मानव जीवन की किसी एक छोटी सी घटना या प्रसंग पर आधारित होती है, परंतु उसमें थोड़ा बहुत कल्पना का समावेश होता है। थोड़ा बहुत कल्पना का सहारा तो ले सकते हैं कहानी में, लेकिन पूर्णता काल्पनिक नहीं हो सकती। कहानी में मनोरंजन तथा जिज्ञासा के तत्व अवश्य विद्यमान रहते हैं, कि जिज्ञासा और मनोरंजन जरूर होना चाहिए ताकि पाठक की रुचि उसमें बनी रहे। एक कहानी का, एक सफल कहानी हम उसे कहेंगे जिसका अंत प्रभावपूर्ण होता है, जो कुछ न कुछ अपना प्रभाव छोड़ता है। इसके संवाद संक्षिप्त और सरल होने के साथ साथ नाटकीय भी होते हैं। ये लगता है कि ये जीवन में घटित होने वाला है, छोटे भी होने चाहिए और सरल होने चाहिए ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ सके। कहानी अपने आप में पूरी होती है, इसका लक्ष्य निश्चित होता है। देखो, कहानी की एक प्रमुख विशेषता है कि यह आकार में चाहे बेशक कितनी छोटी हो, लेकिन यह अपने आप में पूरी होती है। उसका अंत, उसका लक्ष्य निश्चित होता है। कहानी की भाषा सहज, सरल और पात्रों के अनुकूल होती है। कहानी में आदर्श और यथार्थ का समन्वय अवश्य होता है। उसमें आदर्श भी होता है, कोई ना कोई हमें
की वास्तविकता का मेला हुआ होता है, कि दोनों बातें इसमें होती है, आदर्श भी होता है और यथार्थ वास्तविकता भी होती है। कहानीकार पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन अवश्य करता है। जो भी पात्र होते हैं कहानी के, उसके चरित्र की विशेषताओं का उद्घाटन इसमें किया जाता है, जिनके माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। इसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है, लेकिन इसके पात्र सजीव होने के साथ साथ गतिशील भी होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, उनके माध्यम से कहानी आगे। कहानी के भेद, आगे अब हम कहानी के भेद के बारे में करेंगे, तो कितने प्रकार की कहानियां हो सकती हैं। डॉक्टर राम अवध द्विवेदी ने कहानी के 5 भेद बताए हैं, 5 टाइप बताए हैं। विषय प्रधान कहानियां, घटना प्रधान, वातावरण प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान कहानियां। पहली है विषय प्रधान कहानियां। इस प्रकार की कहानियों में कहानीकार किसी एक विषय का उद्घाटन करता है अथवा किसी एक विषय पर प्रकाश डालता है। प्रेमचंद ने प्रायः इसी प्रकार की यथार्थवादी कहानियां लिखी। यथार्थवादी जो वास्तविकता से जुड़ी हुई है, ऐसी कहानियां उन्होंने लिखी हैं। वे अपनी कुछ कहानियों में प्रगतिशील दृष्टिकोण भी व्यक्त करते हैं और कुछ कहानियों में उनकी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा का भी प्रतिपादन हुआ है। दूसरी है घटना प्रधान कहानियां। घटना प्रधान कहानियों के भी 3 भेद हैं, घटना प्रधान, कार्य प्रधान और चित्र प्रधान। घटना प्रधान कहानियों में घटनाएं कथानक के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो भी कथानक होता है, जो कथा होती है कहानी की, घटनाओं के द्वारा वो कथा आगे बढ़ती है। गोपाल राय देहरी और दुर्गा प्रसाद खत्री ने प्राय घटना प्रधान कहानियां ही लिखी हैं। तीसरा है वातावरण प्रधान कहानियां का। जब कहानी लिखते समय वातावरण को प्रमुखता प्रदान की जाती है, तब वह कहानी वातावरण प्रधान कहानी कहलाती है। यानी कि जो समाज के, मानो कोई सामाजिक कहानी लिखने लग रही है, तो उस आसपास के समाज के बारे में या प्राकृतिक वर्णन के ऊपर कोई हम लिखने लग रहे, किसी स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ की कहानी बना रहे हैं, तो वहाँ की प्रकृति का वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार की कहानियों में वातावरण की प्रधानता रहती है। मुंशी प्रेमचंद की गुल्ली डंडा और शतरंज के खिलाड़ी दोनों ही वातावरण प्रधान कहानियां हैं। आगे है चरित्र प्रधान कहानियां। इस प्रकार की कहानियों में पात्रों के चरित्र चित्रण पर अधिक बल दिया जाता है। जो भी कहानी के पात्र हैं, उनके चरित्र पर अधिक बल दिया जाता है। तो वह कभी कभी उनके चरित्र का विश्लेषण भी करता है। इस प्रकार की कहानियां मनोविज्ञान पर आधारित है। उनकी इसमें पात्रों की जो मनोस्थिति है, उसके बारे में वर्णन किया जाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बूढ़ी काठी, इसमें उन्होंने जो बूढ़ी काठी होती है, उसके चरित्र का वर्णन किया है। आगे है भाव प्रधान कहानियां। इस प्रकार की कहानियों में चरित्र चित्रण, घटनाओं अथवा कार्य व्यापार को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, केवल भाव पर बल दिया जाता है। इसमें ना घटना का वर्णन किया जाता, ना पात्रों के चरित्र चित्रण का, बल्कि उनके भाव पर बल दिया जाता है। ऐसी कहानियां पाठकों में भावों को जागृत करने में सक्षम होती हैं। जो भी पढ़ने वाला है, कहानी को जो भी पढ़ता है, तो उसके अंदर भावों को जगाने के लिए इस प्रकार की कहानियां लिखी जाती हैं। आगे हम कहानी के उद्भव और विकास के बारे में बात करेंगे कि कहानी का उद्भव कैसे हुआ और कैसे यह आगे बढ़ती गई है। हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य, उपनिषदों और पुराणों में कथा के तत्व प्राप्त हुए हैं। मौखिक रूप से तो कुछ कहानियां हम पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते चले आ रहे हैं। लौकिक साहित्य में लोक प्रचलित कथाओं के भरमार, जैसे पंचतंत्र है, इनमें कहानियों की जो हम रूटीन में अपने दादा परदादा से सुनते आए हैं या एक दूसरे से सुनते हैं, जो लोक में प्रचलित है, समाज में जो प्रचलित जो कथाएं हैं वो भरी पड़ी हैं। परंतु आधुनिक युग में जो कहानियां लिखी जाती हैं वो प्राचीन काल से अलग होती हैं, उनका स्वरूप बदला हुआ है। भारतीय युग में आधुनिक कहानी का परिवर्तन हुआ। कुछ विद्वान ईसा
राजा शिव प्रताप सिंह द्वारा रचित राजा भोज का सपना और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व आरंभिक कहानियां लिखी गई हैं। तो कहानियों की शुरुआत इससे मानी गई है कि सबसे पहले ये कहानियां लिखी गई हैं। अब इसमें 4 भागों में विद्वानों ने हिंदी कहानी के विकास को 4 भागों में बांटा है। पहला, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियां। प्रेमचंद से पहले, प्रेमचंद को कहानी का जन्मदाता माना गया। तो प्रेमचंद से पहले जो कहानी लिखी गई है वो कौन कौन सी है? यह काल हिंदी कहानी का आरंभिक काल कहा जाता है। इंदुमती, दुलाई वाली और 11 वर्ष का समय इस युग की प्रसिद्ध कहानियां हैं। भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, गिरजादत्त व्यास की पंडित और पंडितानी तथा वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंधभाई तथा नकली किला आदि इस युग की उल्लेखनीय कहानियां हैं। और भी बहुत सारे लेखक हुए हैं जिनमें माधव प्रसाद मिश्र, सत्यदेव, विश्वंभर दास आदि की कुछ कहानियां सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, परंतु इन्हें हम प्रौढ़ कहानियां नहीं कह सकते। वो एक पत्रिका में प्रकाशित हुई है, लेकिन आगे वो साहित्य में इनका प्रयोग नहीं हुआ है। आगे है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग यह हिंदी कहानी का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखो, जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जाता है कि हिंदी कहानी का स्वर्ण युग कौन सा कहा जाता है, या हिंदी कहानी कौन सी है, प्रथम हिंदी कहानी कौन सी। तो इन्हीं में से हम छोटे क्वेश्चन अपने बना सकते हैं। प्रेमचंद युग को हिंदी कहानी का स्वर्ण युग कहा जाता है। सन 1911 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ग्राम कहानी प्रकाशित हुई, जिसमें कुछ विद्वान प्रथम मौलिक कहानी कहते हैं। जिसको जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है ग्राम, उसको मौलिक कहानी कहा जाता है। पहली प्रसाद की कहानियां आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल में संकलित है। इस युग में राय कृष्णदास, चंडी प्रसाद, विनोद शंकर व्यास, गोविंद वल्लभ पंत, जी.पी. श्रीवास्तव आदि ने भी अनेक कहानियों की रचना की, परंतु चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने केवल 3 ही कहानियां, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था लिखी। कहानी साहित्य में वो इससे महत्वपूर्ण स्थान पा गए। इन 3 कहानियों के माध्यम से ही उन्होंने अपने साहित्य में अपनी जगह बना ली। इसके अलावा भी बहुत से आगे लेखक हुए हैं जिन्होंने अलग अलग कहानियां लिखी हैं। आगे है हमारा उत्तर प्रेमचंद युग। प्रेमचंद इस युग में समाजवादी तथा मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी गई हैं। जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे इस युग के प्रसिद्ध कहानीकार। जो प्रेमचंद के बाद जिन्होंने कहानियां लिखी हैं वो समाजवाद पर और मनोविज्ञान पर आधारित कहानियां ज्यादा है। इसमें उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है। इसके अतिरिक्त राहुल रांगे, राघव, अमृतलाल नागार्जुन आदि ने भी कुछ समाजवादी कहानियां लिखी हैं। आगे है हमारा लास्ट आधुनिक युग। आधुनिक युग की कहानी कला में एक विशेष परिवर्तन हुआ और विषय वस्तु तथा शिल्प विधान की दृष्टि से कहानी कला में नए नए प्रयोग होने लगे। विषय वस्तु यानी कि जो भी उसका टॉपिक था कहानी का जो विषय है, और शिल्प विधान, शिल्प होता रचना करना किसी चीज का, कहानी लिखने का जो तरीका है उसमें नए नए प्रयोग होने लगे। इससे नई कहानी का जन्म हुआ। इस युग के नए कहानीकारों में प्रभाकर माछली, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, अमरकांत, सत्यवती मलिक आदि कहानी प्रमुख कहानीकार है। नई कहानी लिखने वालों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और विष्णु प्रभाकर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस संदर्भ में धनंजय वर्मा ने लिखा है कि नई कहानी में समाज यथार्थ और जीवन मात्र एवं वस्तु और तत्व है, सत्य है, और यह सत्य तभी बनता है जब यह सत्य हमारे संबंधों का आधार बन जाता है। इसलिए उसमें समाज नहीं, सामाजिक संबंधों और उसके
वस्तु, एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करते, बल्कि पूरे परिवेश का, पूरे सामाजिक वातावरण का, सामाजिक संबंधों का कहानी में वर्णन किया जाता है। तो ये कहानी को अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है।